जी अस्सलाम वालेकुम। क्या 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 4। टॉपिक हमारा चल रहा है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज को कवर किया था, याद है? ठीक है, जिसमें था एक तो बॉडी कॉर्पोरेट, जनरल जेनेरिक टर्म थी, कंप्रीहेंसिव टर्म। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, उसमें कंपनी भी आ जाती है, पाकिस्तानी कंपनी भी आ जाती है, उसमें फॉरेन कंपनी भी आ जाती है। ठीक है, उसमें और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं जो कि पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट के मुताबिक तो नहीं, लेकिन किसी और लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके बाद हमने लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट स्टडी किया था, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड का। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? चलिए अब जरा आगे चलने से पहले प्रीवियस कंसेप्ट का थोड़ा सा क्विक लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा लेते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैंने समझाया था आपको समझ आ गया कि नहीं। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए और अगर आप अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं तो मुझे ओके करें। तैयार है जी? स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। Ahmed, a law graduate, argues that a company operating in Pakistan can only be considered valid if it was originally formed under the Companies Act 2017. However, Bilal counters that companies registered under earlier enactment also fall within definition. अब बताइए जरा, कंपनीज की डेफिनेशन में वो क्या कहता है? क्या सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड है, या जो अर्लियर लॉ में है? अर्लियर लॉ में शामिल, शाबा। और अर्लियर लॉ में क्या क्या शामिल है? कंपनीज ऑर्डिनेंस 98 पुराना लॉ, कंपनीज एक्ट 1930, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। State Bank of Pakistan established under special statute. A legal trainee argues it is not a body corporate as it is not registered under the Companies Act. बाकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है, इसका अलग से लॉ है। लेकिन क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है वही बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में तो अदर कंपनी भी शामिल है। जो स्पेशल लॉ में ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। SBB is body corporate as statutory body declared as under their governing laws are included. जी बिल्कुल, हाँ जी, पार्ट ए करेक्ट है। अच्छा, ये आपका पहला क्विज हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था? ओके, चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन देना फिर भूल गया, मैं बता देता हूँ। ये असल में हमारा क्विज तरीकाकार है लाइव क्विज का। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम जो कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप डेफिनेटली घर से पढ़ के आए होंगे, लेकिन मुझे भी वैल्यूएट करना है कि आपको वो कंसेप्ट समझ आया या नहीं, और आपका कौन सा कंसेप्ट वीक है। इसके लिए हम ये क्विज कंडक्ट करवाते हैं, बेसिकली लाइव क्विज होता है। इसको अटेम्प्ट कैसे आप कर सकते हैं? अगर आपके पास दो चीजें हैं तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वो दो चीजें क्या हैं? वो स्मार्टफोन है और इंटरनेट, ये दो चीजें। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो है, आप भी क्विज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारा क्विज ओपन है, मतलब क्लास में कंडक्ट हो रहा है। अगर आप ये लेक्चर शाम में देख रहे हैं या किसी और वक्त देख रहे हैं
तो उस वक्त अगर आप क्लिक करेंगे उस लिंक के ऊपर जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, तो आप क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्विज क्लोज हो जाएगा। अभी 5, 7, 10 मिनट और चलेगा, उसके बाद क्विज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि रोज का लेक्चर रोज लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 का अगर आपने क्विज में पार्टिसिपेशन करनी है तो लेक्चर नंबर 3 पहले कवर करना लाजमी है। तो अगर आपने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो डेली जो हमारी क्लास का टाइम है, जो कि है तकरीबन 10:40 के करीब हमारा क्विज स्टार्ट हो जाया करेगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, लिंक आपके पास ग्रुप में शेयर किया जाएगा, साथ साथ पार्टिसिपेशन करते रहिएगा। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तरीकाकार ये होता है कि जब क्विज स्टार्ट होगा, क्वेश्चन मैंने कुछ सिलेक्ट किया है, जैसे आज के क्विज में 10 क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड करता जाऊंगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अगर आपने लिंक पे क्लिक किया हुआ ना, तो जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड करता जाऊंगा अपने पास क्वेश्चन, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे भी न्यू क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। आपने उस क्वेश्चन को रीड करना है, तो इमेज की शक्ल में होता है, बाज़ का तो उसको क्लिक करते हैं तो फिर वो इमेज ओपन होता है। रीड करके आपने 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस क्विज के 3-4 फायदे हैं। एक फायदा तो ये आपके कंसेप्ट की रिवीजन हो जाती है, टीचर को पता चलता है कौन सा कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। दूसरा फायदा ये होता है आपकी केस स्टडी की स्किल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। आप देखेंगे इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे ना, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आपको केस स्टडी में इफेक्ट्स को एनालाइज करने की स्किल बढ़ेगी। फौरी तौर पे नहीं होगी, 10-12 लेक्चर्स के बाद आपको फील होगा डिफरेंस। और फिर आपकी रीडिंग पावर भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये टाइम बाउंड होते हैं, इसमें टाइम लिमिटेशन होता है, तो टेंशन होती है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है, तो उसमें आपकी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है। तो जो रीडिंग स्पीड और एनालिटिकल स्किल्स है, फैक्ट्स को एनालाइज करना, ये एग्जाम में आपके केस स्टडी अटेम्प्ट करने में बड़ी हेल्प करेगी। आम स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल वो एक ही केस को एनालाइज करने में 6 मिनट लेता है, तो आप इंशाल्लाह अगर इसको रेगुलरली अटेम्प्ट करते जाएंगे, 3 मिनट के अंदर पूरे केस को आप एनालाइज कर लेंगे हर एंगल से। ठीक है, यानी इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी इंप्रूव होती है, आपकी रीडिंग पावर भी बढ़ती है। फौरी तौर पे नहीं बढ़ेगी, जब 15-20 लेक्चर्स हो जाएंगे उस वक्त आपको विजिबल डिफरेंस फील होगा। ठीक है जी। तो जब आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं, तो उसके बाद जब टाइम खत्म होता है तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके मोबाइल पे आपको डिस्प्ले होगा। वो कॉन्फिडेंशियल है, आपका आंसर सही था कि गलत है ये सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। सामने जो डिस्प्ले होता है वो आपकी पूरी क्लास का रिजल्ट होता है, कि पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया उसमें से 49 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, बी किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, 5 स्टूडेंट्स का आंसर सी है, 9 स्टूडेंट्स का आंसर डी है। अब इसका मतलब यह है कि हमारी क्लास में एक सिग्निफिकेंट मिनॉरिटी ऐसी है जिसका कंसेप्ट ये है कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके सारे स्टैटिस्टिक्स बैक एंड पे हमारे पास मेंटेन हो रहे होते हैं। शाम को जाऊंगा, मैं डैशबोर्ड ओपन करूंगा, उसमें मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स का कौन सा कंसेप्ट गलत है। मैं उसको फिर करेक्ट करके फ्यूचर के किसी क्विज में या क्लास में रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आपके जो गलत कंसेप्ट्स बन रहे हैं वो भी साथ साथ ठीक होते रहें। इसका ये भी फायदा होता है। ठीक है, और एक छोटा सा फायदा ये भी है कि जब क्विज एंड होगा तो उसमें जो हमारे टॉपर्स होंगे टॉप 10, हम उनको प्राइज शेयर करते हैं। नॉमिनल सी अमाउंट होती है, तो लेकिन ये है कि एक एप्रिसिएशन के लिए, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन इसको समझिए। ठीक है जी, तो ये छोटा सा सिस्टम था। आगे चले जी, क्विज को आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट ये रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एप्लीकेशन डाली है जी, हमें भी बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दीजिए। क्या बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस मिलेगा इसको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्लियरली एक्सक्लूड किया गया। 2 ही चीजें तो एक्सक्लूड की गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे जिसको, शाबाश, तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस नहीं मिलेगा, रिजेक्ट किया जाएगा। जिन स्टूडेंट ने ये कहा कि जितनी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं, वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड होंगी ना, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन तो जेनेरिक टर्म है ना, कंपनीज होंगी उनको कंपनी का स्टेटस मिलेगा।
बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस मिलेगा, वरना नहीं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। फिर से बोलें, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जी, कंपनी पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है, ऑफिस लाइसेंस ऑफिस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है के जरिए से, ठीक है। तो क्या ये फॉरेन कंपनी होगी? जी बिल्कुल, ये फॉरेन कंपनी होगी, बिकॉज इट हैज ए फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताइए, जो कंपनीज पाकिस्तान में पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है वो क्या है? कंपनी। जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है, कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड, वो क्या है? कंपनी। जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड हैं उसके लॉ के मुताबिक वो क्या है? बॉडी का। और जो कंपनी दूसरी कंट्रीज में रजिस्टर्ड है उनके लॉ के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं, कोई ऑफिस है, वो क्या है? वो फॉरेन कंपनी। समझ रहे हैं? कंपनी पाकिस्तान ही में रजिस्टर्ड, फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी में रजिस्टर्ड डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान बॉडी कॉर्पोरेट, वो फॉरेन कंपनी। समझ रहे? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी, फर्क समझ रहे हैं? पाकिस्तानी नाम में रजिस्टर्ड कंपनी, फॉरेन नाम में रजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन नाम में रजिस्टर्ड लेकिन डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान फॉरेन कंपनी। तो ये उसने कौन सा कंसेप्ट पूछा हमारा? फॉरेन कंपनी वाला। शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जी शेयर इशू किए 10 मिलियन के, इसका मतलब ये कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी? लिमिटेड बाय शेयर, लेकिन अनपेड है 3 मिलियन। तो मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी? 3 मिलियन तक की। करेक्ट। भाई थोड़ा सा साइड पे। जी लिमिटेड बाय गारंटी है विदाउट शेयर कैपिटल, तो उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी? तो जितनी एग्री किया उन्होंने उतनी होगी, यानी 50,000। ऐसा ही है ना, अगर लायबिलिटीज ज्यादा की होती हैं, ज्यादा अमाउंट की निकलती है, तो ये कितनी अमाउंट पे करेंगे? 50,000। जैसे फर्ज कीजिए अगर 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर समझ रहे हैं, 3 मालिक हैं, हर एक ने 50,000 बोला था, और बैंक का जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो है 4 लाख, 4 लाख। तो इन्होंने कितनी अमाउंट पे करनी है? सिर्फ जितनी एग्री की है, 50,000 50,000 50,000। उससे ज्यादा अगर कोई अमाउंट पेएबल है तो वो इनकी लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट यही होता है ना कि शेयर होल्डर लायबल जरूर हैं, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। वो सर्टेन लिमिट क्या है? वो अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट, और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटीड अमाउंट, बस उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद 7th क्वेश्चन।
ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कह रहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। पहला सवाल तो ये जहन में आता है, क्या लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल हो सकता है? ये मैं तो इसी में घूम गया हूं। क्या लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल भी हो सकता है? हो सकता है, पक्की बात। हाँ जी, लिमिटेड बाय नॉर्मली विदाउट शेयर कैपिटल होती हैं, लेकिन शेयर कैपिटल भी हो सकता है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी है, तो उसकी लायबिलिटी डुअल लायबिलिटी होगी मेंबर्स की। डुअल लायबिलिटी कैसे होगी? एक उनकी लायबिलिटी होगी गारंटीड अमाउंट की, और एक उनकी लायबिलिटी होगी अनपेड अमाउंट की, जितनी अमाउंट अनपेड है। करेक्ट जी? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी। ₹20,000 एग्रीड अमाउंट है वो तो होगी प्लस अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर। ठीक है जी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका शेयर कैपिटल भी है, उसे लिमिटेड बाय शेयर बोले कि लिमिटेड बाय गारंटी बोले? लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, लॉ ने इजाजत दी है कि लिमिटेड बाय गारंटी का थोड़ा सा शेयर कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन याद रखें ये एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लिमिटेड बाय शेयर है, मेंबर क्या कह रहा है? शेयर होल्डर कह रहा है मैं पर्सनली लायबल तो नहीं हूं, यही कह रहा है ना? कौन सा प्रिंसिपल है इसके पीछे? चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लेक्चर का। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी का स्टेटस हासिल कर सकती है या बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस? इसका जवाब है नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि वो कंपनी लॉ से एक्सक्लूडेड है। शाबाश। नहीं, ये देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रजिस्टर्ड होना है ना, अगर याद रखिएगा वो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, उनका अपना अदर लॉ होता है जो जिसके मुताबिक वो रजिस्टर्ड होती है। और अगर वो अपने लॉ के मुताबिक भी रजिस्टर्ड हो तो उन्हें कंपनी लॉ के मुताबिक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाए। ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन एग्जाम में कई दफा पूछी है। कितने स्टूडेंट्स ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन याद कर लिया? जरा हाथ उठाइए। शाबाश। ये मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट में वो एक्सेप्शन जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, वो नहीं अभी की। चलिए नेक्स्ट हमारी क्लास के टॉपर्स के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, ये जब क्विज स्टार्ट होता है ना, उस वक्त आपके सामने एक बॉक्स आता है छोटा सा, उसमें नाम लिखना होता है। उसमें नाम की जगह आपने अपना CRN लिखना है। क्या लिखना है? इसको देख लें, क्या लिखना है? CRN लिखना है। अगर आप CRN नहीं लिखेंगे तो आपको एक रैंडम नेम अजीबोगरीब सा, जैसे इस तरह का ये ट्वीटो है, ये इस तरह का नाम लॉट कर देगा जो कि मुनासिब नहीं। तो आपने नेक्स्ट, क्योंकि फर्स्ट क्विज था तो मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गया, वो गलती मेरी आपकी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब क्विज स्टार्ट होगा ना, तो जब पहला क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले एक बॉक्स देता है, उसमें आपने अपना CRN लिखना है। ठीक है जी। चलिए, तो अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, वो आपको कोई ना कोई एक पोजीशन बता रहा होगा। ऐसा ही है? कौन सी पोजीशन बता रहा है मेरे भैया? कौन सी पोजीशन बता रहा है? 33। इसका मतलब है इन भाईजान की जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उसमें 33वीं पोजीशन आई है इनकी। हमारी क्लास में वो स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट 10th में से कोई पोजीशन है, जरा हाथ उठाइए। ओके, अब मैं 1 बाय 1 बोलूंगा। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? फर्स्ट पोजीशन, शाबाश, प्राइज दीजिए फर्स्ट पोजीशन वाले को। सेकंड पोजीशन किनकी है? शाबाश, प्राइज दीजिए। सेकंड पोजीशन उधर फीमेल। थर्ड पोजीशन किनकी है? हाइब्रिड क्लास में तो नहीं है हाइब्रिड। थर्ड पोजीशन
थर्ड पोजीशन किन क्या है? हाइब्रिड ऑनलाइन वाले होंगे। फोर्थ पोजीशन, शाबाश भाई इधर बैठे। फिफ्थ पोजीशन भाई अभी फर्स्ट पोजीशन का प्राइस ले तो लिया आपने, अच्छा वो साथ वाले ठीक है। फिर सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स पर फ्रंट पे भैया। सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन, शाबाश। ये जिनको प्राइस नहीं मिला उनकी पोजीशन आया, थोड़ी देर के लिए हैंड रेज कर लें ताकि वो आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चलिए ये था हमारा क्विज। चलिए अब वापस करते हैं, बस ठीक है हो गया। अब वापस चलते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्दर टाइप्स ऑफ कंपनी को स्टडी करने जा रहे हैं। अटेंटिव हो कि आपने समझना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके कंपनी लॉ में फ्रीक्वेंटली यूज होने जा रहे हैं, भाई जिनका प्राइस मिल जाए ना वो चुपके से उसको छुपा के रख लिया करे। ये ना हो प्राइस 50 का हो और दोस्तों को ट्रीट 500 की देनी पड़ जाए, ठीक है? तो ज्यादा सेलिब्रेशन ना करें, ठीक है? इसमें आप ही का फाइनेंशियल लॉस है, आगे आपकी मर्जी। नहीं 500 नहीं तो फिर आप 50,000 फीस देना। अच्छा तो सुन लीजिए, कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप ऑफ कंपनीज। ये अहम क्यों है कंसेप्ट, पहले ये सुन लीजिए। अहम इस वजह से है क्योंकि आगे चल के जितना भी कंपनी लॉ है ना, याद रखे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पे डिफरेंट वेज में अप्लाई होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज में डिफरेंट वेज में अप्लाई होता है। हाइब्रिड क्लास में देखिएगा, आवाज मेरी ठीक है तो हाथ उठाइए जरा, आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है। तो हम जो कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है? वो कभी कहता है कि इस टाइप ऑफ कंपनी के लिए ये लॉ अप्लाई होगा, इस टाइप ऑफ कंपनी के लिए ये लॉ अप्लाई होगा, ठीक है? जैसे इस्लाम में मर्द के लिए कुछ अहकामात हैं, कुछ अहकामात औरतों के लिए, कुछ अहकामात जो हैं वो दोनों के लिए हैं। उसी तरह कंपनी लॉ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है। कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे कोई टाइप ऑफ कंपनी है पब्लिक कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी लॉ के कुछ अहकामात हैं, कंपनी लॉ के कुछ अहकामात, रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पे डिफरेंट वे में अप्लाई होती हैं। किसी रिक्वायरमेंट के स्टार्ट में कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल डू दिस, इसका मतलब है वो काम किसने करना है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ने। कहीं पे कहेगा प्राइवेट कंपनी, जो भी हमने पढ़ना है, प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस, वो काम किसने करना है? प्राइवेट ने। कभी कहेगा पब्लिक कंपनी शैल डू दिस, वो काम किसने करना है? पब्लिक कंपनी ने। कभी कहेगा एवरी कंपनी शैल डू दिस, सब ने करना है। तो एग्जाम में याद रखिए उसका तरीका वारदात क्या है, ये सुन लीजिए। ये पहला तरीका वारदात आपको बता रहा हूं। एग्जाम में आप लोगों को कंसेप्ट तो याद होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं या मिक्स हो जाता है कि ये कंसेप्ट किसके लिए था, ये कंसेप्ट पब्लिक कंपनी के लिए था कि प्राइवेट के लिए, और वो इसी चीज का इस्तेमाल करता है। याद रखें आपकी जितनी भी वीकनेसेस हैं स्टडीज में, वो अभी आपको भी नहीं पता, लेकिन आईकैप को पहले से पता है। पहले से क्यों पता है? क्योंकि आपके सीनियर्स ने पेपर दिए, उन्होंने वही गलतियां की। उनको पता है, वो आपके जहन में कोई कंसेप्ट पढ़ के आपको लगेगा ये तो मुश्किल है, तो आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पेपर पढ़ा है ना, उनको भी वो मुश्किल लगा। ऐसा ही है भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई और कौम है, आप कोई और कौम है? वो कुछ और, उनका IQ लेवल 200 और आपका 100, ऐसे तो नहीं है ना भाई। वो जिस कल्चर में रहते हैं आप भी उसी कल्चर में रहते हैं, उनको जो चीज़ मुश्किल लगी आपको भी वही चीज़ मुश्किल लगी, तो ऑलरेडी पहले वो चीज़ मुश्किल समझ के छोड़ चुके थे। आईकैप ने उसमें से क्वेश्चन पूछा, आईकैप को पता चल गया बच्चे ये वाला टॉपिक छोड़ के जाते हैं। बताइए अगली दफा वो क्या करेगा? क्या वो टॉपिक में से टेस्टिंग नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनको मुश्किल लगता है? क्या उसी टॉपिक में से टेस्टिंग करेगा क्योंकि उसे पता है? याद रखें, मेरे नजदीक ना जो एग्जाम का सिस्टम होता है वो ये होना चाहिए, है नहीं, ये मेरा अपना जाती ख्याल है, कि प्रैक्टिस में जो चीज ज्यादा अहम है, ज्यादा इस्तेमाल होती है, बच्चों को वो पूछो एग्जाम में, ताकि पता चले प्रैक्टिस के लिए तैयार है कि नहीं।
आई कैप का जो एग्जामिनर पेपर सेटर होता है उसकी सोच ये नहीं है, उसकी सोच है वो चीज पूछो जो बच्चों को नहीं आती, वो चीज नहीं जो अहम है, वो चीज पूछो जो बच्चों को नहीं आती। ठीक है, ये 7-8 साल पुरानी बात है, शायद इससे भी ज्यादा, तकरीबन इतनी 8-9 साल पुरानी बात है। एक दफा पेपर था एक, उसमें एक ऐसा कंसेप्ट था जो मेरा ख्याल था ये तो आई कैप कभी पूछ ही नहीं सकता। वो यूं समझ लीजिए कि जैसे कि इकोनॉमिक्स के पेपर में कोई लॉ का कंसेप्ट था, तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स पेपर में लॉ का कंसेप्ट तो पूछ ही नहीं सकता, ये तो गलती से उसने इंक्लूड कर दिया इधर। उसने वो कंसेप्ट टेस्ट कर लिया। वो दिन और आज का दिन, मैंने उस दिन समझ लीजिए लगभग कसम खा ली कि किताब के अंदर कोई गूंगे से गूंगा कंसेप्ट भी है ना, पढ़ाना जरूर है, चाहे अपनी जाती फीलिंग कोई भी हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, पढ़ा। क्योंकि याद रखें वो आपकी सोच से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स आई कैप के पास मौजूद हैं, आपकी सोच से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स आई कैप, तो इसलिए हमेशा जहन में रखिएगा जो कंसेप्ट आपके जहन में आया ना ये मुश्किल है इसको छोड़ दूं, वो आगे आपके पेपर में आएगा। आपने उस वक्त हैरान नहीं होना, आज से पहले आप हैरान होते होंगे ना कि ये कैसे जो चीज छोड़ी वही कैसे सामने आ गई, वो मैंने बता दिया वही कैसे सामने आ गई। क्यों? क्योंकि आप सीनियर्स के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किए हुए उन्होंने, आई कैप को पता है। ठीक है, लेकिन आई कैप को ये बात पता है, ये हमें भी पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने, ठीक है, बल्कि जो चीज नॉर्मली मुश्किल समझी जाती है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये सूल जहन में रखिएगा। ठीक है जी, तो चलिए वापस आते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि आपके लिए टाइप ऑफ कंपनी का कंसेप्ट पढ़ना समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे चल के बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आएंगी जिनमें वो कभी कहेगा ये रिक्वायरमेंट इस टाइप ऑफ कंपनी के लिए, ये रिक्वायरमेंट इस टाइप ऑफ कंपनी के लिए। तो अगर पहले टाइप ऑफ कंपनी ना पढ़ाओ तो पता नहीं चलता वो कहना क्या चाह रहा है। इसलिए अभी हमने लॉ शुरू नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट शुरू नहीं की। लीगल रिक्वायरमेंट कब शुरू होंगी? जब हम पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे ना कि एवरी कंपनी शैल डू दिस, लीगल रिक्वायरमेंट वहां से शुरू होगी। अभी तो हम उस लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें पता चलेगी हमारे लॉ में कितनी तरह की कंपनीज आएंगी। तो अभी जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, वो जो बड़ी टाइप्स पढ़ी हैं, एक तो कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन सिर्फ याद रखें, ये जो अभी भी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सारी रट्टे वाला कंसेप्ट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 सारा रट्टे वाला कंसेप्ट है। ये सॉरी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 तो मैंने आपको बता दिया था, ये सिर्फ रीडिंग वाला है, इसमें रट्टा भी नहीं लगाना। ऐसा ही है, सिर्फ हेडिंग थी और कॉन्सिक्वेंसेस जिसका रट्टा लगाना था, बाकी मैंने नहीं बोला था आपको, बाकी सिर्फ रीडिंग। ऐसा ही है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में डेफिनेशन है, ये सारा रट्टे वाला ही है, इसमें से कोई चीज आपने छोड़नी नहीं। टाइप ऑफ कंपनीज है, सारा रट्टे वाला। इसमें डेफिनेशन समझनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की। अभी तक हमने जो टाइप्स पढ़ ली हुई है, जो मेजर टाइप्स हैं, एक बड़ी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी हमने, फिर उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। मुझे बताइए क्या ये सारी डेफिनेशन आपको 100% क्लियर हैं? कुछ ना कुछ याद भी कर लें आपने, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, शाबाश। अनलिमिटेड लिबर्टी में सर ये मर्जी होती है शेयर होल्डर की? हाँ जी, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की मर्जी है। आप जब भी कोई कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे होते हैं ना, तो कंपनी की टाइप क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड, ये किसकी मर्जी है भला? ये शेयर होल्डर्स या ये मेंबर्स की मर्जी। शेयर होल्डर मैं नहीं बोल रहा, लफ्ज मेंबर बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनी का शेयर कैपिटल होता है, कुछ का शेयर कैपिटल नहीं होता। तो मुझे जनरल टर्म बोलनी चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए? जनरल टर्म बोलनी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए मैंने आप लोगों को बुलाना है, तो मैं क्या कहूंगा, भाइयों मेरी बात सुनो, ये नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आधी क्लास को एक्सक्लूड कर दिया। मैं कहूंगा मेरी बहनों मेरी बात सुनो, ये भी गलत है। क्यों? अगर मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ मेरी बहनों के लिए है तो मैं ऐसे बोलूंगा मेरी बहनों मेरी बात सुनो। अगर मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ भाइयों के लिए है तो मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों मेरी बात सुनो। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट सबके लिए है तो मुझे जेनेरिक टर्म यूज करनी है, मैं कहूंगा मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। अल्फाज का चुनाव समझ रहे हैं क्या है? उसी तरीके से लॉ में भी इस तरह है। एक टर्म है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की टर्म सिर्फ उन लोगों के लिए होती है, भी कंपनी के ओनर्स के लिए बोली जाती है, लेकिन सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जिनका शेयर कैपिटल है। भाई दुनिया में कुछ ऐसी कंपनीज में तो है जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक, वो कौन सी है? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। अगर मैं कहूं कि शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स पे करें,
फॉर एग्जाम्पल या कोई और मैं कहता हूँ शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो हर साल मीटिंग अटेंड करें, तो इसका मतलब है मैंने लिमिटेड बाय शेयर को तो कवर कर दिया, लेकिन जिन कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है लिमिटेड बाय, उनकी तो फिर मीटिंग हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए लॉ की मजबूरी थी कि वो कोई ऐसा लफ्ज इजाद करे जो ऐसी कंपनीज के लिए भी इस्तेमाल हो जाए जिनका शेयर कैपिटल है और ऐसी कंपनीज के लिए भी इस्तेमाल हो जाए जिनका शेयर कैपिटल नहीं है। तो उन्होंने वो फिर कौन सा लफ्ज इजाद किया? मेंबर्स। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर पढ़ लिया, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ लिया और अनलिमिटेड। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? जी जी शाबाश। ये क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? अपनी मर्जी से सर। हाँ, तो वो जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स उनकी मर्जी है कि वो जो टाइप ऑफ कंपनी बनाना चाहे बना ले, चाहे लिमिटेड बाय शेयर, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी, चाहे अनलिमिटेड। अपनी मर्जी से सर। हाँ। कौन सा मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था अनलिमिटेड के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, ऐसा ही है ना। अनलिमिटेड के बारे में स्टूडेंट के साथ ना एक मसला होता है, एक मसला होता है, टाइम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मेरे डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि वो मसला ये होता है, जैसे मैं अब आपसे कहूँ भाई आपने कभी अब देखिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, आपने शुतुरमुर्ग के बारे में नहीं सोचना। जैसे ही मैंने बोला आपके जहन में शुतुरमुर्ग की शक्ल आ गई होगी, ऐसा ही है। तो यही मसला होता है, जिस चीज़ से मना करें इंसान की जाएगी है उधर। तो बहुत से कंसेप्ट ऐसे होंगे मैं आपको मना करूंगा, मैं जैसे ही मना करूंगा ना आपके जहन में वो कंसेप्ट खूब जाएगा, सर ने मना क्यों किया है। अच्छा, अगर यही सवाल क्वेश्चन पेपर में आ गया फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? देखिए आपने पहला काम जो उस्ताद ने कहा है ना वही करना है। देखिए उस्ताद का काम यही होता है, एक काम तो होता है कि कंसेप्ट पढ़ाना समझाना, और दूसरा काम है एफिशिएंट तरीके से समझाना। अगर आपने यही इधर उधर डी ट्रैक होना है ना तो फिर उस्ताद की जरूरत नहीं है, फिर आप घर बैठ के पढ़ लें, जो जहन में है वो सोचते रहें। तो मैंने आपकी सोच को भी सीधा पदरा करना है कि भाई इस तरीके से आपने सोचना, यानी आपको सोचना भी सिखाना है कि ला में क्या चीज सोचनी है, क्या चीज नहीं सोचनी। तो जिस चीज से मैं मना कर दूं कि इसको नहीं सोचना, तो आपके लिए बेहतर क्या है? उसके नहीं सोचने, और ये भी नहीं सोचना कि क्यों नहीं सोचना, बस आपने नहीं सोचना। ठीक है जी, जिस चीज से मना कर दूं उसके बारे में। तो जो अनलिमिटेड कंपनीज है ना ये होती हैं, बस इतना काफी है, इससे आगे आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, पास पेपर में कभी क्वेश्चन आया हुआ या एग्जाम में आया, मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी, शाबाश, पूछिए जल्दी से। देखिए फॉरेन कंपनी अगर पाकिस्तान में बिजनेस करती है ना तो प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल है कि वो कोई ऑफिस खोले बगैर कर ले, लेकिन कोई भी कोई कॉन्टैक्ट पर्सन या एजेंट ही ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपको तो शायद इल्म होगा या नहीं, शुरू में जब ये आए थे ना ये उबर, इन ड्राइव, इस तरह की ऐप्स, तो इनके जब कोई वारदात होती थी ना, जैसे जिसमें ये गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई जैसे अगर कोई फ़ोन आया ना उसके ऊपर आपको कोई ब्लैकमेलिंग की धमकी दे रहा है, आपने फ़ोन नंबर रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने जाके पता चला लिया टेलीकॉम अथॉरिटी से। अब चूंकि टेलीकॉम अथॉरिटी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस करना है, वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करती हैं, उनको सारा रिकॉर्ड लोकेशन वगैरह बता देती हैं। लेकिन ये जो कंपनीज थी इनका हेड ऑफिस वाला पाकिस्तान में तो होता नहीं, हेड ऑफिस फॉरेन कंट्रीज में है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से वो गवर्नमेंट्स और डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट वो कहते हैं हम लाइसेंस नहीं देंगे जब तक तब तक आप कम से कम कोई एक लाइजन ऑफिसर ना यहाँ पे बनाए, अगर अपना हेड ऑफिस ना बनाए कोई मसला नहीं है, भाई कोई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा इधर हो तो सही जो उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सके, हम उससे पूछताछ कर सकें। तो इसीलिए कम से कम एक लाइजन ऑफिस जरूर होता है, कोई ना कोई एजेंट जरूर होता है जिसके जरिए से फॉरेन कंपनी बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लियर जी? ठीक, चलिए आज अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में। बेस्ड ऑन लायबिलिटी हमने पढ़ लिया है, ऐसा ही है। तो क्या टाइप्स हैं बेस्ड ऑन लायबिलिटीज? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। ये आपको 100% पक्का है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइप ऑफ कंपनीज हैं वो है सिंगल मेंबर कंपनी, यानी ओनर कौन है? ओनर कौन है? बेस्ड ऑन ओनरशिप का मतलब ओनर कौन है? सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, कल के लेक्चर में जो सबसे अहम दो टाइप्स ऑफ कंपनीज थी
वो थी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। बाकी सिर्फ रटे की हद तक है, लेकिन आगे इम्प्लीकेशन ज्यादा नहीं है। जो ज्यादा एप्लीकेशन आगे वो किस टाइप ऑफ कंपनी की है, लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी। आज के लेक्चर में जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। बाकी भी अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज है लेकिन उनका इतना यूज नहीं है। तो ये जो कल वाली टर्म्स लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी, आज वाली टर्म्स प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, इसको आपने पक्का रखना है, ठीक है। तो सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी है? ये ऐसी कंपनी है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर है और वही कंपनी को चला भी रहा होता है, वही कंपनी को चला भी रहा होता है, उसे बोलते हैं सिंगल मेंबर, ठीक है। सिंगल मेंबर नाम से जाहिर है एक ही ओनर है और वो कंपनी को चला भी। डायरेक्टर किसको बोलते हैं? डायरेक्टर मैंने समझाया आपको, हाँ, जो मैनेज कर रहा होता है कंपनी को डे टू डे अफेयर्स पे। जो छोटा बिजनेस होता है ना, छोटा बिजनेस, उनमें नॉर्मली मेंबर, ओनर और डायरेक्टर एक ही होते हैं। बड़े बिजनेस में अलग अलग होते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी एक ही मेंबर है, ठीक है, इसमें वो सेम पर्सन होगा। असल में सिंगल मेंबर कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आपने सुना होगा अक्सर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें। तो बेसिकली जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं ना, उनको एक तरीके से घेरने की कोशिश है कि आप सिंगल मेंबर कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर लें, बड़े फायदे हैं, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, और भी उसको इंसेंटिव ऑफर किए जाते हैं। लेकिन असल में बैक एंड में पर्पस क्या है? एक दफा गवर्नमेंट के खातों में रजिस्टर हो गया ना, और टैक्स नेट में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल मेंबर कंपनी समझ आ गया? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के नाम से पता चल जाती है, ऐसा, हाँ जी। लफ्ज लिमिटेड से क्या पता चलता है? ये एक कंपनी है। जो सिंगल मेंबर कंपनी होगी ना, इसके नाम पे एंड पे लिमिटेड तो लिखा ही होगा। क्यों लिखा होगा? एसएमसी भी लिखा होगा। क्यों लिखा होगा भला? सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। और फिर प्राइवेट का लफ्ज भी लिखा होता है। प्राइवेट का मतलब क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है, आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये जो पब्लिक कंपनी है, इसे पब्लिक इस वजह से कहते हैं इसको गवर्नमेंट ओन कर रही है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे लगता है, पब्लिक का मतलब यह है जो गवर्नमेंट से रिलेट कर रही हो। यहाँ पे पब्लिक का मतलब हरगिज ये बात नहीं है। और प्राइवेट का मतलब ऐसे लगता है जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर ने जिन्होंने स्टार्ट की हो, ऐसे नहीं है। यानी इसका कंसेप्ट ये नहीं है कि जो पब्लिक कंपनी है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है और जो प्राइवेट कंपनी है ये प्राइवेट इन्वेस्टर ने स्टार्ट की है, ये कंसेप्ट नहीं है। इसलिए कि जो कंपनी गवर्नमेंट चला रही होती है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेक्टर कंपनी, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए अगर वापडा है, ये अगर कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड फर्ज कीजिए, तो वापडा को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। इसे कहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। या स्पेसिफिक एग्जांपल सुन लें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक भी है, एक कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। पीआईए, ठीक है, बीडीसीएल, अब तो खैर उसके प्राइवेट ओनर भी आ गए हैं। ये जो कंपनी है बैंक ऑफ पंजाब, ठीक है, अल्टीमेटली इनके ओनर क्या है? गवर्नमेंट। कुछ कंपनीज के केसेस में फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, कंपनी को चला रही होती है, कुछ केसेस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल हो या प्रोविंशियल हो फर्क नहीं पड़ता। तो जो कंपनी गवर्नमेंट रन कर रही होगी उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी अलग है और पब्लिक कंपनी अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। अब पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है सुन ले। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर तो उसके ओनर्स थोड़े हैं, मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, तो उसे बोला जाएगा प्राइवेट कंपनी। और अगर ओनर्स की तादाद ज्यादा है तो उसे बोला जाएगा पब्लिक। ये भी मैं लीगल डेफिनेशन आपके सामने नहीं रख रहा, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसे फर्ज कीजिए मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, मैंने अपने इस दोस्त को साथ मिलाया, भाई को साथ मिलाया, हमने कहा कंपनी बनाते हैं। ये 4-5 लोगों ने, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर ने मिलकर कंपनी बनाई। तो आपके ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। और अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम नहीं,
आम आवाम में भी से भी जो जो शामिल होना चाहे हमारे साथ हो जाए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट कंपनी होगी कि पब्लिक कंपनी होगी? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में ना नंबर ऑफ ओनर्स पे लिमिट लगाई जाती है कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कोई बैरियर नहीं होता नंबर ऑफ ओनर्स का, वो कहीं ज्यादा हो सकते हैं। मैं बात समझ आ रही है पब्लिक? अच्छा, अगर बात समझ आ रही है, थोड़ा थोड़ा आप कंपनी लॉ को समझना शुरू हो तो मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी कंपनी लॉ की, वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई हो रही होंगी या पब्लिक पे? पब्लिक पे। शाबाश, बेहतरीन, पब्लिक पे। ठीक है, ये कुछ थोड़ी सी ना मैं आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूं। हम कंपनीज को जब ये डिवाइड कर रहे हैं ना, ये इसमें बेस्ड ऑन ओनरशिप में समझ लीजिए, तो इसमें कंपनी की दो बड़ी टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इन दोनों में फर्क क्या है? प्राइवेट कंपनी में चंदे के मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में दो तरह की फर्दर कंपनीज हैं। एक वो कंपनी जिसका सिर्फ एक मालिक है, एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी की टाइप में आती है। और दूसरा टाइप है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, इसमें मेंबर्स की तादाद जो है वो एक से ज्यादा होती है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक होती है? 50 तक। ठीक है, पब्लिक कंपनी में दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर लिस्ट करवा देती है, उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। और एक वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर लिस्ट नहीं करवाती, उसे कहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर में अलग से कहीं पे बना लीजिए, छोटा सा स्ट्रक्चर, ये आपको डिफरेंट केस स्टडीज में काम आएगा। तो बेस्ड ऑन सिंगल मेंबर कंपनी समझ आ गई, जिसका एक ही मालिक होता है। प्राइवेट कंपनी सुन लें कौन सी है? प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, जो अपने आर्टिकल्स के मुताबिक लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 हैं। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, शेयर ट्रांसफर के राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स आर डिबेंचर्स। तीन कंडीशंस हैं जो प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाती हैं। ये बात समझिए, प्राइवेट कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जिसके ऊपर तीन पाबंदियां हैं। भाई कौन सी पाबंदियां हैं? पहली पाबंदी, नंबर 1, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम क्या होगा? 50। नंबर 2, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। इसका मतलब यह हुआ प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं ना, मालिक, वो आसानी के साथ एक से दूसरे को शेयर बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते, उनका राइट रिस्ट्रिक्टेड है, यानी थोड़ी सी पाबंदी है। पाबंदी क्या है? कि दूसरे शेयर होल्डर से इजाजत लेनी पड़ेगी। दूसरे शेयर होल्डर इजाजत देंगे तो फिर शेयर आगे बेच सकते हैं, वरना शेयर नहीं बेच सकते। प्राइवेट कंपनी में पहला कंसेप्ट क्या? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। दूसरा क्या? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, कि शेयर को ट्रांसफर करना है तो दूसरों से पूछना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर आर डिबेंचर्स। शेयर आर डिबेंचर आपको पता है, कंपनीज के शेयर जो शेयर इश्यू करने हैं कंपनी ने, वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। वो किसको ऑफर करेगी? सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से। फिर से समझते हैं, अभी बात कुछ पूरी समझ नहीं आई, कुछ थोड़ी सी एक दुक्का समझ आई है चीजें बाकी। सबसे पहली चीज, प्राइवेट कंपनी के ऊपर तीन पाबंदियां हैं, इससे एग्री करते हैं। ये पाबंदियां लिखी कहां पे हुई हैं? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखी हुई है। आपको याद है ना, हमने पढ़ा था लॉज गवर्निंग ए कंपनी। एक कंपनी अपनी जिंदगी कौन से लॉज के मुताबिक गुजारती है, तो
उसमें 3 थे। एक वो लॉ जो कि गवर्नमेंट ने इशू किए हैं जैसे कंपनी लॉ, और 2 वो लॉज थे जो कंपनी ने खुद बनाए थे। वो कौन से थे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर 3 पाबंदियां लिखी हुई हैं तो इसका मतलब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। पहली पाबंदी क्या है भैया? मैक्सिमम नंबर 50 हो सकते हैं। 50 के 51 हुए ना ओनर, तो आपको पब्लिक की बजाय प्राइवेट की बजाय कौन सी कंपनी बनानी पड़ेगी? पब्लिक। पहली पाबंदी समझ आई? मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं प्राइवेट कंपनी के? 50। दूसरा रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर शेयर। अच्छा आप बात सुनिए, मैंने एक स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। सुबह 10 बजे मुझे जेहन में आया कि मैं इस कंपनी के शेयर को बेच दूं। मैंने उधर सेल करने के ऊपर लगा दिए, 2 मिनट के अंदर शेयर बिक गए। शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने और किसी उस कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर को ना पूछा ना बताया, बगैर किसी पाबंदी के फ्रीली जब चाहूं शेयर खरीद लूं, जब चाहूं बेच दूं। मुझे बताया वो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट के पब्लिक? क्यों पब्लिक? कैसे प्राइवेट होती तो मुझे रिस्ट्रिक्शन होती, दूसरे शेयर होल्डर से इजाजत लेनी होती, क्योंकि प्राइवेट में होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलके बना रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई पहले फ्रेंड एंड, ये ना जैसे फैमिली, आपने सुना का फैमिली ओन्ड बिजनेस, 7-8 फैमिली मेंबर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ना बाहर किसी गुंडे मवाली को शेयर बेच दे कोई। तो कहते हैं भाई किसी भी मेंबर ने अगर शेयर बेचने हैं तो पहले क्या करे? हमारे पास आखिर आता है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। समझ आ गया? तीसरी कंडीशन क्या है? प्रोहिबिट्स का मतलब है पूरी तरह मना कर देना। प्रोहिबिट करती है क्या है? कंपनी प्रोहिबिट करती है। क्या प्रोहिबिट करती है? कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते। किस चीज के लिए नहीं बुला सकते? टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। शेयर को सब्सक्राइब का मतलब होता है बाय करना। सब्सक्राइब का मतलब क्या है? बाय। यानी अगर मैं फर्ज कीजिए अखबार में इश्तिहार दे दूं कि ऐ लोगों मैं कंपनी के शेयर इशू करना चाहता हूं, जिसको खरीदने हैं वो आके मुझे एप्लीकेशन जमा करवाए, ये कहलाता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ये क्या कहलाता है? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी ऐसे नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है फिर? वो क्या कर सकती है? वो प्राइवेट कंपनी 1 to 1 मिलेगी लोगों से, एक एक करके मिन्नत करे। उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है प्राइवेट इशू। पब्लिक इशू क्या है? अखबार में इश्तिहार दे के लोगों को इनवाइट करो, हाँ भाई ये चीज शेयर इशू कर रहे हैं, आके खरीदे हमसे। यह है पब्लिक इशू। प्राइवेट इशू क्या है? कि आप 1 to 1 लोगों से मिले, एक एक बंदे। ए इन्वेस्टर आपके पास अच्छी खासी अमाउंट है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या है? प्राइवेट प्लेस। तो प्राइवेट कंपनी क्या जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? नहीं कर सकती। वो अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती, वो पकड़ लेंगे उस कंपनी के डायरेक्टर को, गवर्नमेंट। तो प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन कौन सी हुई? पहली कंडीशन क्या है? लिमिट्स नंबर मेंबर्स टू 50। अच्छा इस 50 में एम्प्लॉय शामिल नहीं है। एम्प्लॉय जितने मर्जी हो जाए कोई परवाह नहीं है। एम्प्लॉय 2000 रख लें कोई परवाह नहीं है। मसला है तो किसका है? मेंबर्स का। मेंबर्स की तादाद कितनी हो? 50 हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड। ये समझ आ गई बात? नो इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर भी समझे शेयर ही की तरह होते हैं, वो लोन होता है, वो कैपिटल है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? अच्छा ओके। जॉइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज वन। ये नॉर्मली फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर का मतलब क्या है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं। ये आपको कंसेप्ट पता है जॉइंट प्रॉपर्टी का? आपने देखा होगा बाज़ औक़ात, फॉर एग्जांपल अगर किसी की कानून में लिखा हुआ है अगर किसी पर्सन की डेथ हुई तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके सारे के सारे वाली वारसान सारी की सारी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, वालिद साहब ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 2 बच्चों के नाम करती, एक बेटा एक बेटी है, उन्होंने दोनों के नाम पे ट्रांसफर कर दी। ऐसे कभी आपने सुना है, देखा है कभी? 2 भाई 2 बहनें, एक भाई एक बहन, उनके नाम पे ट्रांसफर कर दी। इसको बोलते हैं जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप ऐसे हो सकता है। जब डेथ होती है ना, उसके इसमें भी ऐसे होता है, किसी पर्सन की डेथ हुई, उसके 2 बच्चे थे, ठीक है, एक बेटा एक बेटी, और उसका एक हवेली थी फॉर एग्जांपल।
अब मुझे बताइए उस हवेली का मालिक कौन है? दोनों है। इसको बोलते हैं जॉइंट ओनर्स। अगर उसको बेचना है ना, तो जब तक वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दोनों साइन नहीं ना करेंगे, वो बिक नहीं सकते। इस तरह के लीगल केस आए हैं, एक बंदा कहने लगा सर मैं सिर्फ अपना आधा हिस्सा बेच रहा हूं, मैंने इस सेलर को सेल कर दिया, दूसरे पर्सन ने साइन नहीं किए, लॉ ने बोला नहीं, पूरी हवेली दोनों की है। लीगल पॉइंट समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट होता है जॉइंट ओनरशिप, कि जब एक एसेट के एक से ज्यादा मालिक हों, एक एसेट के एक से ज्यादा मालिक, तो क्या कहते, शेयर्स के केस में भी ऐसा हो सकता है कि शेयर्स के एक से ज्यादा मालिक हों। ठीक है, एक तरीका तो ये ना, अगर हमने 4 दोस्त हैं 1 लाख शेयर खरीदे, एक तरीका ये है कि हम सारे 25-25 हजार अपने अलग अलग शेयर खरीदे। एक और तरीका भी है, 1 लाख शेयर खरीदे और उन चारों के नाम पे ट्रांसफर करवाएं। लॉ ये कहता है अगर शेयर्स के केस में जॉइंट ओनर्स है ना, जॉइंट शेयर होल्डर, तो अगर 4 है जॉइंट शेयर होल्डर, उनको हम 4 नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? 1। इस गिनती के लिए 50 मेंबर्स की गिनती करने के लिए अगर जॉइंट शेयर होल्डर है उनको कितने समझना है? 1। भाई ये बात समझ आ गई? शाबाश। तो आइंदा जब कभी सुन लीजिए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपसे पूछे, आपने तीनों कंडीशन भी लिखनी है और फिर ये जॉइंट शेयर होल्डर्स कंसीडर्ड 1 मेंबर, ये बात भी लिखनी है। क्लियर हो गई? इसको भूलना जाइएगा, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं। प्राइवेट कंपनी समझ आ गई। पब्लिक कंपनी क्या है? उसका अपोजिट। पब्लिक कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी, ये आपको बजाहिर ऐसे बड़ी अजीबोगरीब सी हंसी वाली डेफिनेशन, इसके पीछे बड़ी साइंस है, इसके पीछे बड़ी विजडम है, ये हंसने हंसाने वाली नहीं है। कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ, इसके पीछे बड़ी साइंस है। ठीक है, शेयर मीन शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इसके पीछे मतलब है, यही समझ लीजिए। ये ऐसे नहीं है लिखने वाले ने बगैर सोचे समझे नहीं लिख दी, ये कभी नहीं सोचना ला बगैर सोचे समझे, नहीं नहीं, इसके ऊपर डिबेट होती। तो पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जैसे आपकी अकाउंटिंग में होता है ना बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना, उसी तरह ये बैलेंसिंग डेफिनेशन है। हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो किधर आ जाएगी? पब्लिक में। ठीक है, एग्जाम में 3 नंबर की अगर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आ जाए तो सुन लें आपने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। आपने ये नहीं लिखना बस इतना ही लिखना है 3 कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, नहीं। 3 नंबर के साथ जब क्वेश्चन पूछेगा ना पब्लिक कंपनी क्या है, आपने पहले ये लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे। डन जी? तो समझ रहे हैं? अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहां से आ गई? वो वाली जो रिस्ट्रिक्शन, हाँ जी, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन जो है हमने से यही बताना है। जब 3 नंबर की डेफिनेशन के साथ पूछेगा कि पब्लिक कंपनी को डिफाइन करो, आपने कहना है पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, और चूंकि प्राइवेट कंपनी को रेफर कर रहे हैं तो फिर नीचे आपने लिखना है फॉलोइंग इज प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नीचे लिख देंगे क्योंकि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन को रेफर कर रही है। ठीक है, एक काम नहीं करना। एक स्टूडेंट कहने लगा सर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की 3 कंडीशन है, हर एक के साथ नॉट नॉट लिख के उधर फिट कर दे। कंसेप्चुअली ठीक है, लीगली ठीक नहीं है। लीगली आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बोला। क्या? आगे चलते हैं। जो पब्लिक कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी की 2 टाइप्स कौन कौन सी थी? सिंगल मेंबर कंपनी, अदर सिंगल। पब्लिक कंपनी की 2 टाइप्स है, कौन सी? और लिस्टेड। अनलिस्टेड कौन सी है? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट। और लिस्टेड कौन सी है? लिस्टेड। ये कभी कभार कंसेप्ट यूज होगा लिस्टेड और अनलिस्टेड का। ठीक है, लिस्टेड हो जाए शेयर तो अच्छी बात होती है, जल्दी सेल परचेज हो जाते हैं। अनलिस्टेड में थोड़ा टाइम लगता है, प्राइवेट में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है ना। पब्लिक सेक्टर कंपनी मैंने आपको बता दी है कौन सी कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स, आधे से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी इदारे ने खरीदे हों। क्योंकि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, एजेंसीज, ये भी तो गवर्नमेंट ही की है ना। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी हुई? ऐसी कंपनी जिसके आधे से ज्यादा शेयर 50 यानी 51% आर मोर शेयर्स, वोटिंग पावर मतलब शेयर
क्योंकि शेयर के साथ वोटिंग पावर भी तो होती है ना, आपको पता है ना। वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी की मीटिंग में जाके फैसलों में हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं उनके साथ वोटिंग पावर होती है, कुछ शेयर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग पावर नहीं होती। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में सुना है आपने कभी? ऑर्डिनरी शेयर के साथ वोटिंग पावर अटैच होती है, प्रेफरेंस शेयर के साथ वोटिंग पावर अटैच नहीं होते। तो कहते हैं जिसके आधे से ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर्स, वोटिंग पावर का मतलब होता है ऑर्डिनरी शेयर। पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस ऐसी कंपनी, क्लास के एंड का टाइम क्या है? हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी वो है जिसके 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट या उसके किसी इदारे ने लिए हो और गवर्नमेंट के पास पावर हो क्या कि वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, या तो 51% से ज्यादा शेयर्स हो या गवर्नमेंट के पास ये पावर हो और कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी किसने चलानी है? डायरेक्टर ने। और अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया कि नहीं? तो उसको कहीं बोलेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। बार बार बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी अलग कंसेप्ट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी अलग कंसेप्ट है। ठीक है, वो कहता है इसमें गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं चली, वो भी शामिल है। जैसे फर्स्ट कीजिए किसी हॉस्पिटल को अगर रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो हॉस्पिटल चला रही है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल को एज कंपनी रजिस्टर करवा लिया, चला रही है उसको गवर्नमेंट, क्या वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है? बिल्कुल है। उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेकिन सर अगर गवर्नमेंट के पास अगर ये पावर नहीं होगी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, वो पब्लिक होगी सिंपल। हाँ जी, अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो नॉर्मल कंपनी या तो पब्लिक कंपनी में फॉल करेगी या प्राइवेट कंपनी में फॉल करेगी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला लास्ट पॉइंट है पब्लिक सेक्टर कंपनी में, ये रटे वाला पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर एससीसीपी ने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया ना तो फिर उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं मानेंगे। ये हाईली कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है जिसकी एप्लीकेशन आपके लेवल पे नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन का हिस्सा, इसको याद कर लेना है। याद रखिए हर चैप्टर में 2 या 3 लाइंस आएंगी, हर चैप्टर में 2 या 3 लाइंस आएंगी जिनके बारे में मैं कहूंगा कि इसको आपने रट्टा लगा लेना है। तो आपने क्या करना है, उसको जाके गूगल पे सर्च करने की कोशिश नहीं करनी, एआई से नहीं पूछना इसका मतलब क्या है, सर ने ये क्यों मना करवाया, ठीक है, क्या करना है सिर्फ उसका। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी में ये जो एससीसीपी वाला पॉइंट है इसको सिर्फ आपने जी। मुझे बताइए क्या अभी तक के लेक्चर में हमें सिंगल मेंबर कंपनी समझ आ गया? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, आज के सारे लेक्चर में सिर्फ याद करने वाला ही मटेरियल है आपके, ठीक है। और अहम कंसेप्ट कौन सा? प्राइवेट कंपनी और ओके नहीं, लिस्टेड सिर्फ इतना ही है। लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। अनलिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। इसका फायदा क्या होता है रजिस्टर करवाने का? स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो सकती है। ओ अभी ठहर जा, अभी 4 मिनट हैं, अभी बैग शैग तैयार ना करें, 4 मिनट हैं, आगे चलते हैं। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर गवर्नमेंट, बड़ा अहम, ओह इसी के अंदर कवर हो गया, 3-4 मिनट मुझे दे दीजिए, अभी है ना 3-4 मिनट। गवर्नमेंट अगर किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले या आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के काबिल हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंपनी किसकी कंपनी बन गई? गवर्नमेंट की। तो अच्छा मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान में कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट नहीं, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर ले, तो मुझे बताइए वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और जिसके शेयर्स खरीदे होंगे वो क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। नहीं बात समझ आई? पाकिस्तान नहीं आई अभी। पाकिस्तान में एक कंपनी है पीटीसीएल, एक कंपनी है यूफोन। पीटीसीएल के पास यूफोन के 100% शेयर्स हैं। कितने?
तो मुझे बताइए कि पीटीसीएल और यूफून में क्या रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी कौन सी है? पीटीसीएल, जो होल्ड कर रही है आधे से ज्यादा वोटिंग शेयर या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है। भाई समझ रहे हैं? तो पीटीसीएल क्या हो गई? होल्डिंग। और यूफून क्या हो गई? सब्सिडरी। नहीं बात समझ आई? और सुने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज से कोई 15 साल पहले पीटीसीएल के 26% शेयर एक फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट थी इत्सलात, उसको बेच दिए। गवर्नमेंट ने पीटीसीएल के 26% किसको बेच दिए? इत्सलात या शेख हजरात, उनको बेच दिए। क्या वो इत्सलात कंपनी होल्डिंग कंपनी बन गई? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? 26% है। इत्सलात वालों ने कहा हम इतने आपको दिरहम डॉलर देंगे और आपके लाइनमैन हमारे काबू में नहीं आएंगे, आप हमें इतनी पावर भी दे साथ कि हम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकें ताकि अपनी मर्जी की पॉलिसी लेके आए। मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी है कि मर्जी आप लोगों की चलेगी। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, शेयर आपके 26% है, आपको पावर दे रहे हैं, आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर लीजिएगा ताकि अपनी मर्जी की पॉलिसी बना लें आप। इत्सलात के पास शेयर होल्डिंग 26% है पीटीसीएल की, लेकिन पीटीसीएल के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर इत्सलात के पास आ गई। अब बताइए इत्सलात और पीटीसीएल का क्या रिलेशनशिप है? क्या? होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग कौन है? इत्सलात। सब्सिडरी कौन है? पीटीसीएल। पीटीसीएल और यूफून में क्या ताल्लुक है? पीटीसीएल होल्डिंग, ये यूफून सब्सिडरी। इत्सलात और पीटीसीएल में रिलेशनशिप होल्डिंग सब्सिडरी का शेयर होल्डिंग से नहीं बना, किससे बना? डायरेक्टर से। पीटीसीएल में और यूफोन में रिलेशनशिप शेयर होल्डिंग की बेस पर। शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, आखिरी सवाल उसके बाद छुट्टी। इत्सलात पीटीसीएल होल्डिंग सब्सिडरी, पीटीसीएल यूफोन होल्डिंग सब्सिडरी। इत्सलात और यूफोन में क्या रिलेशनशिप है? समझ रहे? इत्सलात और पीटीसीएल, पीटीसीएल और यूफोन में। नहीं समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? सही समझ रहे? बाहरी बात उसके बाद ये आ गए इत्सलात। इत्सलात लिखा मैंने, ये समझ लें इसको। ये है पीटीसीएल, ये है यूफोन। पीटीसीएल के यूफोन में 100% शेयर, इसके 26% शेयर्स, ठीक है। लेकिन इत्सलात के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की पावर है, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। इत्सलात कैन कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, मतलब इत्सलात पीटीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को पॉइंट रिमूव कर सकती है। इत्सलात पीटीसीएल में क्या ताल्लुक? किस वजह से? राइट रीजन की वजह से कि लेफ्ट की वजह से? पीटीसीएल यूफोन में रिलेशनशिप किस वजह से? इत्सलात और यूफोन में क्या रिलेशनशिप है? असूल सुन ले, इसको लिख ले और इसको आज घर जाते हुए याद करते जाना है, छुट्टी करे जाते जाए असूल सुन ले। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। बस लेक्चर खत्म, ठीक है। जाइए और जाते जाते दोहराते जाइए। क्या बेबी सर? घर वाले पूछेंगे लॉ पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के सीखने के लिए भेजा था, बताओ क्या सीखे हैं आपने? क्या बोलना है? सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। शाबाश, जाते जाए छुट्टी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं।